नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में आपके साथ। मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 20 राज्यों के 91 सीटों के लिए नामांकन का काम पूरा। आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वीके सिंह, हेमा मालिनी, फारूक अब्दुल्ला समेत कई दिग्गजों ने भरा पर्चा। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की सभी सीटों और ओडिशा की 28 सीटों के लिए भी नामांकन। राहुल गांधी का न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत गरीब परिवारों को 72,000 रुपए सालाना देने का वादा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, कांग्रेस ने 7 दशकों से देश को सिर्फ धोखा दिया। गरीबी हटाने के नाम पर सिर्फ छल कपट करती रही है कांग्रेस। वीवीपैट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 28 मार्च तक मांगा जवाब। विपक्षी दलों की 50% ईवीएम वोटों का मिलान वीवीपैट से कराने की मांग। 1 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। देश की हवाई ताकत में और इजाफा। 4 मल्टी मिशन चिनूक हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल। वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने कहा, गेम चेंजर साबित होगा चिनूक हेलीकॉप्टर। सिर्फ दिन में नहीं, रात के वक्त भी ऑपरेशन करने में सक्षम। और जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल और पत्नी अनीता गोयल कंपनी के बोर्ड से देंगे इस्तीफा। कर्जदाताओं के साथ रेजोल्यूशन प्लान के लिए हुई बैठक में फैसला। कामकाज देखने के लिए बनेगी अंतरिम मैनेजमेंट कमेटी। संकट से उबारने के लिए 1,500 करोड़ रुपए की तुरंत फंडिंग। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज पार्टी मुख्यालय में कार्य समिति की बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में हुई बैठक में चुनावी घोषणा पत्र को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि कार्य समिति की बैठक में पार्टी के घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय गारंटी योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को 72,000 रुपए सालाना देगी। अगर आपकी आमदनी 12,000 रुपए से कम है तो हम आपकी आमदनी को 12,000 तक पहुंचा देंगे। कोई काम बंद नहीं करेगा। जब वो व्यक्ति कंफर्टेबली निकल जाएगा 12,000 से, फिर वो स्कीम उसको सो इट विल स्टॉप ऑन इट्स ओन। बट हमारी फिलॉसफी है कि अगर आप हिंदुस्तान में आज एक मिनिमम इनकम से कम आपकी आमदनी है तो फिर आप गरीबी से निकल ही नहीं सकते हो। तो हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं इस देश में सबसे गरीब लोग कौन हैं और एक बार हम उनको गरीबी से निकालना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार से मनरेगा फर्स्ट फेज था ऑपरेशन का। मनरेगा में 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस के न्यूनतम आय गारंटी योजना के फॉर्मूले को लेकर कहा है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि गरीब को नारे दो, साधन मत दो। इसका इतिहास योजनाओं के नाम पर छल कपट का रहा है। अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने बीते 7 दशक से देश को धोखा दिया है। उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा। गरीबी को हटाने के लिए कोई साधन दिए जाएं, वो भी उनका इतिहास नहीं रहा। योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा है। तो 10 वर्ष के यूपीए के कार्यकाल में भी किस प्रकार से एक प्रकार से छल कपट, धोखा, ब्लफ होता था। लोन वेवर,
जीवन में एक बार 70,000 करोड़ का। हम तो पीएम किसान में 75,000 करोड़ प्रतिवर्ष देंगे। हम तो मनरेगा में 60,000 करोड़ प्रतिवर्ष दे रहे हैं। अरुण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस के फॉर्मूले को देखें तो नरेंद्र मोदी सरकार इससे ज्यादा आर्थिक मदद पहले ही गरीबों को दे चुकी है। तो अगर हम ये सारा का सारा, इसमें से काफी कुछ, लगभग 60-70% हम डीबीटी से दे रहे हैं, बाकी भी डीबीटी से शुरू कर दें, जो होना चाहिए मैं मानता हूं। तो इन गरीब परिवारों को जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है वो आज की तारीख में है 5.34 लाख करोड़, जो आज दिया जा रहा है। तो ये कौन सा 3.6 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से देकर आप गरीब पे एहसान कर रहे हो? इधर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक हो रही है। इसमें मध्य प्रदेश की बाकी बची हुई सीटों पर नाम तय होने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सीटों में से कई सीटें हाई प्रोफाइल होने की वजह से चुनाव दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में भय का वातावरण होने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन और स्वपन दास गुप्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जानबूझकर हर स्तर पर संवैधानिक संकट खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी ने कोलकाता पुलिस के कस्टम के काम में दखल देने को लेकर सवाल उठाया। बीजेपी ने इस मामले में चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। बैंकॉक से वो सूटकेस लेकर उनके परिजन आ रहे थे, तब उसको जांच के लिए जब कस्टम की ने कहा तब वहां पुलिस पहुंच गई, उसको रोकने का काम किया। कस्टम अधिकारियों को कलकत्ता पुलिस ने कस्टम के क्षेत्र में इंटर करके उनको धमकाने का काम किया और बाद में उस पर कार्रवाई करने का काम किया है। कि ये जो पुलिस फोर्स है, लोकल पुलिस फोर्स, दिस कैनॉट बी ट्रस्टेड अपॉन टू बी अ न्यूट्रल पुलिस फोर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इलेक्शन। ये एकदम पूरा पार्टिजन है, ये पूरा 3M TMC को काम कर रहे हैं। बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज चुनाव आयोग का दौरा किया और आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कथित धांधलियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हमने आंध्र प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में वहां के चुनावों को लेकर हमने कमीशन के सामने जो चुनौतियां हैं उसको हमने उसके बारे में कमीशन को अवगत कराया। खासकर आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार वहां की रूलिंग तेलुगु देशम पार्टी मनी पावर के तहत चुनावों को प्रभावित करने की, चुनाव जीतने की जो कोशिश कर रही है, उसको रोकने के लिए हमने आग्रह किया है। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में से पहले चरण के चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का काम आज पूरा हो गया। नामांकन के आखिरी दिन लगभग सभी प्रमुख पार्टियों के कई बड़े नेताओं ने अपनी अपनी सीट से नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार नितिन गडकरी ने नागपुर लोकसभा सीट से अपना पर्चा आज दाखिल किया। गाजियाबाद सीट से जनरल वीके सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया। तो दूसरी ओर आज सबकी नजरें हेमा मालिनी पर भी रहीं। हेमा मालिनी ने मथुरा से नामांकन दाखिल किया है। बहुत सारे पानी की हमेशा समस्या है। पानी का समस्या तो होल वर्ल्ड में है, लेकिन यहाँ पे खारा पानी इतना है तो उसको भी ठीक करने के लिए बहुत सारे ट्यूबवेल ये वो सब लगा के दिया हुआ है। लाइट्स ऑफ कोर्स इज देयर। शौचालय बहुत सारे बनाए हैं। सबको समझाया कि हाउ दे शुड हैव देयर ओन टॉयलेट इन देयर हाउस, ऑल दिस थिंग्स। Apart from that, so many beautifying this place, because when you come to Krishna's Nagar, you should see Krishna everywhere.
लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पैरालंपियन दीपा मलिक और हथीन से इनेलो विधायक रहे केहर सिंह रावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हरियाणा के प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल जैन और बीजेपी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने दोनों को पार्टी में शामिल कराया। बार बार यही कह रही हूँ कि जो विचारधारा मैंने मोदी सरकार की देखी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण में काम किया, उनका जो विचार है महिलाओं के प्रति वो दिख रहा है। इतनी जो मेन पोर्टफोलियोज हैं आप देख रहे हैं, हमारी डिफेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, मेनका जी हैं, बड़ी लीडिंग पोजीशन में उन्होंने महिलाओं को आगे रखा है। दिव्यांगों के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया है, सुगम्य भारत है, और खेलों की नीतियों में हमें इतना जोर शोर से योगदान दिया है। शायद नीतियां इतनी खूबसूरत बनी हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ये सही विचारधारा है हमारे देश के नेतृत्व के लिए। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने अमरोहा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसके लिए उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है। कांग्रेस ने अमरोहा से अब सचिन चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। रुक करते हैं महाराष्ट्र का। संजय निरुपम को मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। मिलिंद देवड़ा नए मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष होंगे। निरुपम मुंबई नॉर्थ वेस्ट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की ओर से जारी 26 उम्मीदवारों की नई लिस्ट महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के लिए जारी की गई है। और वही एनसीपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 24 पेज के इस घोषणा पत्र को आओ मिलके देश बनाएं का नाम दिया गया है। घोषणा पत्र में एनसीपी ने लिखा है कि सरकार बनने की स्थिति में 3 तलाक बिल को समाप्त किया जाएगा और पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। हमारी पार्टी का मुख्य संदेश इस घोषणा पत्र में है, वो संविधान को बचाने का है, क्योंकि सबसे गहरा हमला 5 वर्षों में संविधान और उसके द्वारा बनाई गई तमाम संस्थाओं पर है। न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, सभी पर एक तरह का हमला ये सरकार कर रही है। वीवीपैट मामले में विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 28 मार्च तक जवाब मांगा है। विपक्षी दलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि क्या वो वर्तमान में हर विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट सैंपल सर्वे को बढ़ा सकता है और इसके लिए 28 मार्च तक जवाब देने का निर्देश दिया है। विपक्षी दलों की मांग है कि 1 से अधिक वीवीपैट के सैंपल सर्वे किए जाएं। फिलहाल एक विधानसभा क्षेत्र से 1 वीवीपैट की पर्चियां का मिलान किया जाता है। 50% वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्ची से कराने की मांग वाली विपक्षी दलों की याचिका पर अब 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो इस मामले में जांच की स्टेटस रिपोर्ट 2 हफ्ते में पेश करे। सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश करने से जुड़ी याचिका पर यह आदेश दिया गया है। वक्त एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। देखिए देश देशांतर मेरे साथ रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वायुसेना के बेड़े में आज 4 अमेरिकी चिनूक हेलीकॉप्टर्स को शामिल कर लिया गया है। वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने कहा है कि इससे भारत की ऊंचाई वाले रण क्षेत्रों में युद्ध क्षमता में इजाफा होगा। चंडीगढ़ एयरबेस में हेलीकॉप्टरों को शामिल किया गया। अमेरिकी कंपनी बोइंग से भारत को 11 और हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। चंडीगढ़ के अलावा असम के डिंजान में दूसरी यूनिट की तैनाती होगी। अब आसमान में भारतीय वायुसेना की शक्ति और भी बढ़ गई है। वायुसेना के बेड़े में 4 चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर शामिल हो गए हैं। मल्टी मिशन वाले चिनूक हेलीकॉप्टर के वायुसेना में शामिल होने से सीमा पर एयरफोर्स को और ताकत मिलेगी। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कहा कि चिनूक हेलीकॉप्टर का शामिल होना भारतीय सुरक्षा के लिहाज से गेम चेंजर साबित होगा। Thus, this helicopter is not only with the Air Force for the military role, it's a national asset. The hallmark of the IAS is its professionalism and the existing experience of aircrew in operating medium and heavy lift aircraft. I'm confident with this we'll rapidly operationalize the aircraft in its envisaged roles to fully exploit the potential of this very capable platforms. That will be a game changer in our heli operations. अब आपको चिनूक हेलीकॉप्टर की खासियत से रूबरू करा देते हैं। चिनूक 9.6 टन का भार वहन करते हुए बेहद ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और अपने साथ भारी मशीनरी के अलावा हथियार भी ले जा सकता है। यह दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी कारगर तरीके से काम कर सकता है और इसका इस्तेमाल सैनिकों को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के साथ साथ आपदा राहत कार्यों में भी किया जा सकता है। The Chinook with a service ceiling or 20,000 feet will redefine heli lift not just in operations such as inter-valley troop transportation, transport of artillery guns and other heavy loads for the border roads organization in the undersung role, but also in humanitarian assistance and disaster relief to far-flung crisis hit areas. इस जहाज़ की कैपेबिलिटी है, ये काफ़ी छोटी और रिस्ट्रिक्टेड जगहों पर लैंड करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये काफ़ी स्लोप्स वाली जगहों पर लैंड कर सकता है। तो जहाँ पर प्रिपेयर्ड जगह नहीं है वहाँ पर ये हमारे ट्रूप्स को, हमारे लोड को, हमारे इक्विपमेंट को बहुत जल्दी ले जा पाएगा। टोटल इस जहाज़ का क्रू 3 का होता है, जिसमें 2 पायलट होते हैं, 1 फ्लाइट इंजीनियर होता है। उसके अलावा ये 54 कॉम्बैट ट्रूप्स को ले जा सकता है। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कहा कि लड़ाकू विमान रफाल के सेना में शामिल होने से सेना की ताकत में और इजाफा होगा। चिनूक के वायुसेना के बेड़े में शामिल होने से खास तौर से पूर्वोत्तर भारत को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों और आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चिनूक हेलीकॉप्टर अपनी क्षमता को दिखा चुके हैं और इसके आने के बाद अब भारतीय वायुसेना की रूसी Mi-26 हेलीकॉप्टरों पर निर्भरता न सिर्फ कम होगी बल्कि साथ साथ पाकिस्तान और चीन के मद्देनजर भी भारतीय वायुसेना की क्षमता में इजाफा होगा। दिल्ली में कैमरामैन दुष्मंता के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि वो भुगतान बैंकों की दिक्कतों और उनकी समस्याओं को समझने के लिए इस सप्ताह उनके प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में फिनटेक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अभी तक 7 भुगतान बैंक परिचालन शुरू कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि देश में फिनटेक को बढ़ावा देने के मद्देनजर रिजर्व बैंक की निगरानी में छोटी कंपनियों को नवोन्मेष रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की सुविधा देने को लेकर अगले 2 महीने में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। सैंडबॉक्स तरीका एक ऐसा माध्यम है जो किसी नई प्रौद्योगिकी या प्रणाली को अमल में लाने से पहले प्रयोग करने और सीखने की सहूलियत देता है। नीति आयोग की ओर से आयोजित सम्मेलन में वित्तीय संस्थाओं के 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। A regulatory sandbox would benefit fintech companies by way of reduced time to launch innovative products at a lower cost. Going forward, therefore, the Reserve Bank will set up a regulatory sandbox for which the guidelines will be issued in the next 2 months. We will first put a discussion paper, which we will do in the next fortnight, next 2 to 3 weeks or so. We will then give time to the stakeholders and others to give their feedback. Based on that, we will finalize the regulatory guidelines for the sandbox, and we will issue the regulatory sandbox, the guidelines for that in a matter of about next 2 months.
उधर जेट एयरवेज के फाउंडर और चेयरमैन नरेश गोयल और पत्नी अनीता गोयल एयरलाइंस के बोर्ड से इस्तीफा दे रहे हैं। कर्जदाताओं के साथ रेजोल्यूशन प्लान के लिए हुई बोर्ड बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। एसबीआई की अगुवाई में एयरलाइन के कर्जदाताओं का कंसोर्टियम रेजोल्यूशन प्लान तैयार कर रहा है। इसमें 1,500 करोड़ रुपए की फंडिंग तुरंत मुहैया करवाना शामिल है। एयरलाइन के रोजाना के कामकाज को देखने के लिए अंतरिम मैनेजमेंट कमेटी गठित की जाएगी। जेट के कर्जदाता बोर्ड में 2 सदस्य नॉमिनेट करेंगे। जेट एयरवेज पर 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। बैंकों ने पिछले हफ्ते संकेत दिए थे कि जेट के मैनेजमेंट में बदलाव होने पर वो एयरलाइन में और नकदी लगा सकते हैं। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में आरोपी बनाए गए दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना अब सरकारी गवाह बन गए हैं। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी है। राजीव सक्सेना ने 27 फरवरी को गवाह बनने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दी थी। राजीव सक्सेना को 31 जनवरी को दुबई से प्रत्यर्पण कर लाया गया था। राजीव सक्सेना 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन और काला धन रखने के मामले में दिल्ली की अदालत में वकील गौतम खैतान के खिलाफ सोमवार को आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में खैतान और उसकी पत्नी रितु खैतान समेत 4 आरोपियों के नाम हैं। इसके बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है। 4 मई को इन्हें तलब किया गया है। इन सभी के खिलाफ 2015 में मामला दर्ज किया गया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने पर जोर दिया। आज पुणे में वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक बदलाव लाने की जरूरत है, जिससे किसानों की आय दोगुनी की जा सके। Agriculture is not becoming viable and profitable. So we have to make agriculture profitable. So as I told you, loan waiver or free power are no permanent solutions. If you go for allied activities, then agriculture can survive better. It used to be like that during our younger days. So we have to think about this, and we have to find new avenues and also see to it that the agriculture is made profitable and the farming becomes more attractive also. उपराष्ट्रपति ने कृषि क्षेत्र में सहकारी समितियों की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियों, सामाजिक आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में समितियां बड़ी मदद कर सकती हैं। सहकारिता के जरिए छोटे और सीमांत किसानों को खेती, भंडारण सुविधाओं वितरण में मदद कर उन्हें फायदा पहुंचा सकती हैं। Agriculture processing cooperatives can provide support towards paddy milling, oil seed, crushing, processing, fruits, vegetables, and so on. The farmers gain through value addition to their product, as I told you. Agriculture marketing societies should enable farmers to benefit from increased bargaining strength. By removing intermediaries, they help farmers to directly interact with the consumers. और इससे पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के 13वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। शिरडी में दीक्षांत समारोह में 437 स्नातकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण को और मजबूत करने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि मैं इन विद्यार्थियों के अभिभावकों का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इन विद्यार्थियों को उनकी अपनी क्षमता को विकसित कर सकने में पूर्ण सहयोग दिया। आज जब देश ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, प्रवर आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की उपराष्ट्रपति ने सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि केवल एक स्वस्थ राष्ट्र ही एक धनी राष्ट्र हो सकता है। The institute is striving to provide quality education and training to the health professionals of the nation. On the other hand, through its multi-speciality tertiary hospitals and its specialist doctors, nurses and technicians, the institute is providing
tertiary health care to the rural population. That's a very happy thing to note. I applaud the Institute for extending their health care and research to tribal areas also. As India aspires to have more qualified doctors, nurses and therapists serving in rural areas, the Institute is rendering valuable service by meeting the healthcare needs of the rural populace. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्रोएशिया, बोलीविया और चिली की यात्रा के पहले पड़ाव में क्रोएशिया की राजधानी जग्रेब पहुंच गए हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की इस यूरोपीय देश की पहली यात्रा है। एयरपोर्ट में उनका शानदार स्वागत किया गया। 3 दिन की क्रोएशिया यात्रा के दौरान राष्ट्रपति कोविंद क्रोएशिया की राष्ट्रपति कोलिंदा ग्रेबर कितोरोविक और प्रधानमंत्री एंद्रेज लेकनकोविक के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति भारत क्रोएशिया व्यापार मंच के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वो जग्रेब विश्वविद्यालय में संबोधन भी देंगे। पाकिस्तान सरकार ने शारदा पीठ कॉरिडोर को खोलने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। पाकिस्तान मीडिया ने इस खबर की पुष्टि की है। इससे जुड़ी फाइल को सरकार ने मंजूरी दी है। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों का एक समूह शारदा पीठ को खोलने की मांग कर रहा है। ये एक महत्वपूर्ण मंदिर है जो पीओके में पड़ता है। शारदा पीठ हिंदुओं का 5000 साल पुराना धर्मस्थल है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।